और दोस्तों क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय पर वुमेन रिजर्वेशन का मामला गरमाया हुआ है उत्तराखंड में। वुमेन रिजर्वेशन जो कि 36 आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड की महिलाओं को 30% का, उस पर फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोस्तों रोक लगा दी है। देखिए मामला उठा था ये स्टेट पीसीएस से। उत्तराखंड पीसीएस का दोस्तों अभी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनकी 79 दोस्तों कट ऑफ गई थी, लेकिन जो उत्तराखंड स्टेट की बाहर की महिलाएं हैं उनके 79 मार्क्स से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो मेंस में अपनी जगह नहीं बना पाई, यानी कि प्रीलिम्स में ही बाहर हो गई। अब ऐसे में उनके द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में दोस्तों केस लड़ा गया है। केस ये डाला गया है कि आप आवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा यानी कि नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो अभी फिलहाल वुमेन रिजर्वेशन का दोस्तों ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सरकारी एग्जाम में कैसे दोस्तों कट ऑफ बनाई जाती है, कैसे दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न मुझसे पूछे हैं, तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इस पर भी जानेंगे कि क्या महिला आरक्षण से उत्तराखंड की महिलाओं को फ़ायदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या है हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल रिजर्वेशन, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में। देखिए दोस्तों हमारे भारत का संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं दोस्तों प्रावधान किया गया है कि कुछ जाति और वर्गों को आरक्षण मिलेगा शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरी में। देखिए इसके लिए अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 का जो सब आर्टिकल 5 है दोस्तों, इसमें कुछ जाति जैसे कि एससी एसटी इनके लिए दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था की गई है शैक्षणिक संस्थानों में। लाइक अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दोस्तों दाखिला लेना चाहते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी में अनुच्छेद 16 है इसका दोस्तों सब आर्टिकल है 5, वहां पर दोस्तों इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब बाद में दोस्तों पहले तो क्या हुआ करता था कि केवल एससी एसटी ओबीसी हुआ करता था, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल 6 इसमें और जोड़ा गया और इसके लिए ईडब्ल्यूएस की भी दोस्तों व्यवस्था की गई। ईडब्ल्यूएस का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जिनकी पारिवारिक आय साल में 8 लाख से कम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी आय 8 लाख या 8 लाख से ऊपर है तो वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है भी दोस्तों, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से वर्टिकल आरक्षण है, ठीक है, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर सरकारी नौकरी की, क्योंकि हम सरकारी नौकरी के बारे में आज दोस्तों डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों किस तरह से रिजर्वेशन काम करता है। देखिए हम दोस्तों जब बात करते हैं सरकारी नौकरी की यानी कि गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ पर दोस्तों दो तरह के आरक्षण लगते हैं। एक होता है उर्ध्व आरक्षण और एक होता है क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात आती है तो इसके अंदर दोस्तों जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि दोस्तों जो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य डिसाइड कर सकता है कि किस कैटेगरी को वर्टिकल में रखा जाए, किस को हॉरिजॉन्टल में रखा जाए। लेकिन जो जनरल नियम है वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दोस्तों, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है दोस्तों, ये एससी एसटी या ओबीसी का लाभ दोस्तों नहीं ले सकता। ये वो सेक्शन है जो कि जनरल कैटेगरी में आता है लेकिन इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब कि उसकी जो आय है, पारिवारिक आय है, वो 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आते हैं, 36 आरक्षण आते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आते हैं। तो इसमें जैसे कि आता है वुमेन रिजर्वेशन, कहीं कहीं दोस्तों दिया जाता है। अगर आप सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिलता है, राज्य जो है वो अपने हिसाब से वुमेन रिजर्वेशन दोस्तों देते हैं, ठीक है। कहीं पर ये 1/3 होता है, कहीं पर ये 30% होता है, जैसे कि उत्तराखंड में इसको 30% रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक्स आर्मी होता है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है। फिजिकली हैंडीकैप की अगर हम बात करें यानी कि द पर्सन विद फिजिकल डेफिशिएंसी दोस्तों, वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। डीएफएफ, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर दोस्तों, वो भी इसके अंतर्गत आता है। स्पोर्ट्स में कोई पर्सन है वो, ये सारे के सारे दोस्तों आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत दोस्तों रखे गए हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे।
अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे उर्दू आरक्षण की, यानी कि जिसको कि वर्टिकल रिजर्वेशन दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, इस वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसमें एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं और ईडब्ल्यूएस दोस्तों आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो केंद्र है, केंद्र में स्थिति अलग है आरक्षण की और उत्तराखंड में दोस्तों अलग है आरक्षण की स्थिति, मतलब कि जो परसेंटेज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों वो अलग अलग है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के आधार पर दोस्तों आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि सेंट्रल में सबसे ज़्यादा, मतलब कि अगर आप पूरे देश की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं, तो ओबीसी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों क्या है, उनकी जनसंख्या क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो 27% उनको दोस्तों रिजर्वेशन दिया जाता है। हालांकि इसको और आगे बढ़ाने की मांग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति को वहाँ पर 15% है, एसटी को 7.5% है और ईडब्ल्यूएस को दोस्तों 10% है। और इन सबको दोस्तों जब आप ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जनरल के लिए दोस्तों आपका 40.5% का दोस्तों रिजर्वेशन, मतलब कि इतनी सीटें दोस्तों बचती हैं। हालांकि दोस्तों ये आपका रिजर्वेशन नहीं है, ये दोस्तों ओपन कैटेगरी की सीट कहलाती है। दोस्तों ये है टोटल योग्यता वाली सीटें, इनको आप इसको कह सकते हैं। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर एससी को 19% मिलता है, एसटी को 4% मिलता है, ओबीसी को 14% मिलता है, जबकि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 10% दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जो ओपन कैटेगरी की सीट है वो 53 दोस्तों अराउंड बच जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये उर्दू आरक्षण एक्चुअली है क्या। देखिए, इसको मैं एक सिंपल से लॉजिक से आपको समझाऊंगा कि मान लेते हैं हमारे पास 100 सीटें हैं, 100 सीटों में दोस्तों हमने उत्तराखंड राज्य के हिसाब से देख लेते हैं, तो मान लेते हैं इसमें 19 सीटें दोस्तों किसके लिए हो जाएंगी, एससी के लिए रिजर्व हो जाएंगी, 4 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो जाएंगी, 14 सीटें दोस्तों क्या हो जाएंगी, ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएंगी और 10 सीटें दोस्तों क्या हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों रिजर्व हो जाएंगी। यानी कि अगर आप इन सब का अगर आप सम करें तो जो 47 सीट्स हैं ये दोस्तों आपकी इनके लिए रिजर्व हो जाती है। अब ये रिजर्व हो जाती है तो इसमें किसी अन्य कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, यानी कि जो 47 है वो तो दोस्तों हो गई है फिक्स, यानी कि वो इन्हीं कैटेगरी के द्वारा भरी जाएगी। ये दोस्तों आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। और इसमें जो बाकी जो 53 सीट्स हैं, जो बाकी जो 53 सीट्स जो बच रही हैं, ये दोस्तों पूरी योग्यता वाली सीटें हैं, यानी कि इसमें कोई भी बंदा आ सकता है जिसको रिजर्वेशन नहीं है, वो भी दोस्तों यहाँ पर आ सकता है। और इसके अलावा ये जो लोग हैं ये लोग भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं अगर ये मेरिट में आते हैं, यानी कि जो टॉप 53 हैं वो इसके अंतर्गत दोस्तों आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ईडब्ल्यूएस का जो नियम है फिलहाल अभी हाल फिलहाल में चेंज किया गया है। अब जो दोस्तों अभी नए प्रावधान है उसके आधार पे जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी को चले जा सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात करें जैसे एससी एसटी ओबीसी की हम बात करें तो ये तो दोस्तों आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा उर्दू आरक्षण है। उर्दू आरक्षण का मतलब ही समझ लीजिए कि कहने का मतलब है कि उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, चाहे वो योग्यता से आए चाहे आप उसको खींच के ऊपर को ले जाएं, तो यानी कि 19% है, 4% है, 14% है, इतनी सीटें तो होनी चाहिए। अगर ये मान लेते हैं सीटें नहीं मिलती है तो इसको दोस्तों कहाँ अगले जो आने वाली भर्ती है उसमें शामिल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा कि भाई बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग का सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं अगर हमें एससी 19 नहीं मिले, एसटी अगर हमें 4 नहीं मिले, ओबीसी 14 नहीं मिले, तो ऐसा नहीं है कि इन पदों का समायोजन हम दूसरे वर्गों में कर देंगे, हम इनको क्या कर देंगे आगे जाके फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमें 19 थे, मान लेते हैं इसमें से हमें 2 नहीं मिले, इसमें हमें 1 नहीं मिला और मान लेते हैं इसमें भी हमें 1 नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 3 और 1 4, इन 4 पदों को दोस्तों हम कहाँ लेंगे, बैकलॉग में लेंगे और ये इन्हीं वर्गों से दोस्तों भरे जाएंगे। ये दोस्तों सिंपल होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में मतलब यह है कि जो 53 जो सीट्स हैं दोस्तों वो इनके लिए पूरी तरह से आरक्षित है। इसमें कोई अन्य कैटेगरी का मतलब कि अगर हम जनरल की बात करें तो वो बंदा इसमें नहीं आ सकता है। सिंपल सी बात है, इतने तो आपको मिनिमम भरने, आप इसको समझ लीजिए, इतने आपको 53 लोग मिनिमम इन कैटेगरी के भरने हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर भी सीट को ले सकते हैं अगर ये मेरिट क्रम में ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि कोई एससी है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया होगा, तो अगर वो एससी सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया होगा तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे इस 53 सीट्स में से एक सीट को ले लेगा और वो काउंट होगा एज ए जनरल, यानी कि वो एज ए जनरल उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, उर्दू आरक्षण होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई 37 आरक्षण की। 37 आरक्षण को पहले मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई 37 आरक्षण होता क्या है, मतलब कि 37 आरक्षण की व्यवस्था क्या है। इसको हम पहले इसी से समझेंगे, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे 37 आरक्षण किन किन कैटेगरीज को मिलता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि अगर ये उर्दू आरक्षण में ना होते, ये 37 आरक्षण में होते तो क्या होता। मैं केंद्र को लेकर चलता हूँ। 15 सीटें दोस्तों क्या होती, एससी के लिए होती,
7.5 सीट्स आपकी क्या होती है अनुसूचित जनजाति, चाहे 8 मान लो इसको, 27 इनके लिए होती, 10 इनके लिए होती, और सामान्य कैटेगरी के लिए हम जो इसमें से बचा तो यहाँ पर आप देख लेंगे 40.5 या इसको 41 मान लो या 39 या 40 मान लो, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब हम क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके लिए जो सीट्स रिजर्व की गई है मैक्सिमम है, ठीक है ना। मैक्सिमम है कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 सीटें हैं तो 100 सीट में 15 कैंडिडेट्स एससी के मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपके पास 100 सीटें हैं तो उसमें 7.5 जो कैंडिडेट्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे एसटी के, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। ओबीसी के केवल 27 कैंडिडेट्स ही हो सकते हैं, उससे वो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमें मान लिया जाएगा कि भाई अगर आप मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेरिट लिस्ट में अगर आपको पता लगता है कि भाई आपके 15 एससी ऑलरेडी इंक्लूड हो गए तो फिर आप उनको और एससी को आप उसमें जगह नहीं मिलेगी। ये दोस्तों क्षैतिज आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आर्थिक रूप से कमजोर का अगर क्षैतिज आरक्षण होता तो वो एक्चुअली क्या होता है कि 10 सीटों पर मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस बैठ सकते हैं। तो इसमें फिर आपका क्या होता है कि अगर ये सीट मान लेते हैं अगर ये सीट खाली रह जाती तो ये फिर जनरल कैटेगरी को या और किसी रिस्पेक्टेड कैटेगरी को दोस्तों क्या हो जाती, शिफ्ट हो जाती है ना। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में इस तरह का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ पर मिनिमम 47 इन जाति के लोगों को भरना है। और यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम आपने क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम का क्राइटेरिया, यहाँ पर मैक्सिमम का। तो आप इसको समझ लीजिए क्षैतिज आरक्षण का मतलब सिंपल सी बात है, आप इधर उधर जा सकते हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमारे देश में दोस्तों उर्दू आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण दोनों साथ में लगते हैं, ठीक है। मतलब ना हमारे यहाँ उर्दू आरक्षण है प्रॉपर और ना है क्षैतिज आरक्षण है। देखिए होता क्या है, जो उर्दू आरक्षण के अंतर्गत यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो भी आपके वर्ग आते हैं उनको हम श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि एससी आपकी एक श्रेणी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी एक श्रेणी है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी एक श्रेणी है, ये श्रेणी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन लगाते हैं, उनको हम दोस्ते हैं उप श्रेणियां। उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उप श्रेणियां दोस्तों उनको बोला जाता है। जैसे कि अगर आप एससी है तो एससी में 15 सीटें हैं तो 15 सीटों के अंदर दोस्तों क्या लगेगा, वुमेन रिजर्वेशन लगेगा, जो कि टाइप जिसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारे देश में साथ साथ लगते हैं, ठीक है। या राज्य की भी बात करें तो साथ साथ लगते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि 30% सीटें हैं तो 30% का मतलब है कि जो 4.5 दोस्तों जो सीट होंगी वो वुमेन्स के लिए 15%, मतलब कि 15 एससी में से 4.5 जो सीटें होंगी, या अगर आप इसको 5 ही मान लो पूरा, तो जो 5 सीटें हैं दोस्तों वो एससी वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। तो क्षैतिज आरक्षण का दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैक्सिमम, आपने इसको समझना है कि मैक्सिमम। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जो कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो हमारी उप श्रेणियाँ आती हैं, श्रेणी के अंदर दोस्तों जो श्रेणी होती है उसको हम उप श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड महिला को दोस्तों कितना परसेंट, 30% दोस्तों रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि डीएफएफ यानी कि उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसको 2% का दिया जा रहा है, भूतपूर्व सैनिक को 5% है, पीएच को 4% है, ऑर्फिन को 5% है, खिलाड़ी को 4% दिया जाता है। इसके अलावा 10% दोस्तों जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है उसकी भी दोस्तों बात चल रही है, और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। तो आपने दोस्तों समझना है कि एक श्रेणी के लिए, जैसे मान लेते हैं अगर एससी, हमारे पास एससी की टोटल 19 सीटें हैं, यानी कि पहले हमारा क्या होगा कि एससी के अकॉर्डिंग 19% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। अब 19 में से दोस्तों आपका क्या होगा, 30% क्या होंगी, महिला होंगी, 2% डीएफएफ होंगे, भूतपूर्व सैनिक 5%, दिव्यांगजन 4%, 5% ये, 4% ये। इस तरह से दोस्तों रिजर्वेशन काम ही करता है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कि 6 सीटें क्या हो जाएंगी वुमेन्स के लिए, आप समझ सकते हैं कि 6 सीटें वुमेन्स के लिए हो गई, 2% सीटें आपकी डीएफएफ के लिए हो गई, 5% सीटें आपकी क्या हो गई, एक्स आर्मी के लिए हो गई। ये आपको दोस्तों इसमें समझना है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण की, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इतने सीटें भरी जा सकती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं हमें उत्तराखंड महिला मिल जाती हैं 30, यानी कि कहने का मतलब है अगर हमें 6 उत्तराखंड महिलाएं मिल जाती हैं तो हम 6 से ज़्यादा महिलाओं को नहीं भरेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमें आरक्षण इनका समाप्त हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली जितनी भी इनकी सीटें हैं उतनी सीटों में ये भरे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम इतने भरे जाएंगे। और हाँ, सपोज अगर ये होता है कि मान लेते हैं हमें 6 वुमेन्स नहीं मिलती हैं, अगर हमें मान लेते हैं 4 ही वुमेन मिलती हैं, तो जो अगली 2 वुमेन्स हैं वो दोस्तों क्या हो जाएंगी,
उसकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी को दोस्तों ट्रांसफर हो जाएगी। कि मान लेते हैं जैसे एससी है, एससी में टोटल सीटें कितनी हैं, 19 हैं, 19 में से 6 वुमेन आपको चाहिए थी, बाकी क्या है, बाकी एससी, इसमें क्या होंगे, मेल। ये देखिए आप इसको तरह समझिए, एससी है और इसमें दोस्तों होंगे मेल और एक होंगे फीमेल। तो मेल की दोस्तों अगर आप देखें तो अगर मान लेते हैं फीमेल को अगर मैं 6 बनाऊं और अगर मैं मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से हो जाएंगे 13। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर केवल 4 ही सीटें अगर भर पाती हैं तो जो 2 सीटें हैं वो यहाँ एससी मेल को चली जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपके 15 दोस्तों क्या हो जाएंगे, एससी मेल भर्ती हो जाएंगे और 4 क्या होंगी, फीमेल यहाँ पर भर्ती होंगी। ये दोस्तों रिजर्वेशन की खासियत है, ठीक है, 37 आरक्षण की दोस्तों खासियत है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोस्तों साथ साथ लगता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज है कि अगर दोस्तों वुमेन से मान लेते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लेके आती हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में अगर वो ज़्यादा मार्क्स लेके आती हैं तो दोस्तों उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता है। इसका प्रावधान भी दोस्तों किया गया है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझना है कि 4%, 5% ये दोस्तों इसका रिजर्वेशन रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी दोस्तों जो 27% रिजर्वेशन होता है ये भी दोस्तों 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि एक आते हैं इसमें क्रीमी लेयर में, तो जो क्रीमी लेयर में आएंगे यानी कि जिनकी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको हम बोलेंगे क्रीमी लेयर। तो उनको दोस्तों ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो 8 लाख से कम तनख्वाह वाले होते हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन दोस्तों मिलता है। अब देखिए दोस्तों मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाई है कि मान लेते हैं किसी यूके ट्रिपल एस सी या यूकेपीएससी के द्वारा 100 पदों का दोस्तों अध्याचन आता है उत्तराखंड में, तो सीटें दोस्तों किस तरह से डिसाइडेड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उनकी सीटों को भरा जाएगा, यानी कि एससी 19% है, एसटी 4% है, ओबीसी 14%, ईडब्ल्यूएस 10%, यानी कि पहले उनका आरक्षण तय किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 पद इनके हो गए, 4 पद इनके हो गए, 14 इनके हो गए और 10 पद हो गए और अनरिजर्व के दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, 53, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर अब क्या लगता है, वुमन रिजर्वेशन लगता है, यानी कि इसका 30% अगर हम देखें तो 6 पद जाएंगे उत्तराखंड महिलाओं को। फिजिकली हैंडीकैप यानी कि 4% अगर इसका निकाले तो एक पद तक तकरीबन आता है। पूर्व सैनिक के लिए 5% है, तो अब डीएफएफ में 2% में बहुत कम बनेगा तो इसमें 0 पद आ जाएगा। अनाथ बच्चे का आपका 5% आ जाएगा एंड अदर का भी दोस्तों आपके कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ये अदर कौन होंगे दोस्तों, ये होंगे एससी मेल, ये हम बात करेंगे, ठीक है। एससी मेल जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं है बिसाइड्स एससी, मतलब एससी के अलावा कोई रिजर्वेशन, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी अगर हम एसटी की बात करें जैसे कि 4% तो टोटल हो गया एसटी के लिए, ठीक है। अब इसमें महिलाओं के लिए 1, अब बाकी के लिए तो दोस्तों कोई स्कोप बनता नहीं, तो अदर दोस्तों 3 हो जाएंगे, यानी कि एसटी यहाँ पर मेल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी की आप देखें जैसे 14 है तो 30%, इसमें महिलाएं 4%, पीएच वाले, पूर्व सैनिक 5%, डीएफएफ इसमें 0 आएंगे, जनरली कम ही होता है उनका रिजर्वेशन, अनाथ बच्चे 5% और 6, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस है तो 10 है तो 301015, इस तरह से दोस्तों रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके टोटल दोस्तों जब इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो उत्तराखंड महिला को दोस्तों इसमें कितनी सीटें मिलेंगी, 16। देखिए आप हमेशा ध्यान रखना कि हर कैटेगरी में वुमन रिजर्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से पीएच है तो इनके लिए 2 सीटें, यहाँ पर 2 सीटें, 1 सीटें और बाकी अदर, यानी कि ये वो होंगे दोस्तों की जो कि क्या होंगे, अनरिजर्व होंगे और मेल होंगे, इनको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं होगा और ये मेल होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आपने समझना है कि रिजर्वेशन दोस्तों किस तरह से दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर यही होना है कि मान लेते हैं कि अगर आपको 16 जो महिलाएं हैं वो अगर आपको पूरी नहीं मिलती है, मान लेते हैं अगर आपको 15 महिलाएं मिलती है तो जो एक महिला की सीट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी में समायोजित हो जाती है, यानी कि वो एक मेल अनरिजर्व को मिल जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखें कि ये 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से अगर आपको 2 ओबीसी महिलाएं मिलती हैं, 2 नहीं मिलती, तो जो 2 सीटें हैं वो यहाँ चली जाएंगी, यानी कि वो 14 2 क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोस्तों यहाँ पर समायोजन करना, उसके रिस्पेक्टेड कैटेगरी में दोस्तों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमें 4 हम इसमें मैक्सिमम सीटें दे सकते हैं, 2 महिलाएं नहीं मिली तो बाकी जो 2 हैं वो क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड कैटेगरी में समायोजित हो जाएगी दोस्तों, ये आपने समझना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट है भाई, इस तरह से आपके क्या होता है, परसेंटेज वाइज आपकी जो रिक्त पद हैं वो दोस्तों निकाले जाते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की कि भाई आखिरकार किस तरह से जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर कई सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। हालांकि हमने बोल दिया कि आपको वर्टिकल रिजर्वेशन देना है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना है, नियम तो साफ साफ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि इस समय पर क्या चल रहा है कि आरक्षण का लाभ आप एक बार ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को दोस्तों जरूर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि जब आयु सीमा में छूट की हम बात करते हैं, जैसे कि हम एज में रिलैक्सेशन देते हैं, तो अगर कोई बंदा है वो एससी कैंडिडेट्स है या एसटी कैंडिडेट्स है या फिर वो ओबीसी है, तो एससी और एसटी को तो दोस्तों 5 साल का दिया जाता है, ओबीसी को दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाता है। यानी कि जो अपर एज है, मान लेते हैं अगर 42 है, तो जो ओबीसी का बंदा है वो 45 साल तक दोस्तों फाइट कर सकता है। यानी कि अगर कोई एससी है, अगर वो 42 साल का है, तो वो 47 साल तक दोस्तों क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एससी कैंडिडेट्स इस उम्र का फ़ायदा उठाता है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों वो रिजर्वेशन ले देता है, तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर वो फिर भी मेरिट लिस्ट में अगर वो दोस्तों ज़्यादा नंबर लेके आता है, मान लेते हैं अगर मेरिट लिस्ट में 53 लोग हैं, 53 दोस्तों ऐसे लोग हैं जो कि अनरिजर्व लोग हैं, तो अगर वो अनरिजर्व लोगों में भी ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, मान लेते हैं उसकी जो रैंक है वो सेकंड है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ की सीट में सिलेक्शन उसका नहीं होगा। उसका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो अपनी कैटेगरी में होगा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि वो बंदा क्या है, पहले तो यहाँ से एज का भी लाभ उठा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्टेड कैटेगरी का भी लाभ उठा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि अगर कोई बंदा उम्र का लाभ उठाता है तो फिर दोस्तों उसको जब मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों उसका जो रिजर्वेशन है वो जनरल की सीट्स में काउंट ना होकर अपनी सीट्स में ही दोस्तों क्या होता है, काउंट होता है। यानी कि अगर हमारे पास 19 सीटें थी तो दोस्तों ये जो बंदा है ये 19 सीटों में भरा जाएगा, भले ही इसने कितने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हों। दोस्तों ये भी एक आपका महत्वपूर्ण नियम है। तो सेम चीज़ होती है दोस्तों ओबीसी के संग। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी जो ओबीसी कैंडिडेट्स होता है उसके ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उसको ओबीसी कैटेगरी में ही डाला जाता है। इसका सेम रीज़न यही है कि या तो उसने आयु में छूट ली होगी या फिर कुछ अन्य तरह की छूटें हो सकती है। जैसे कि कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपने देखी कि उसको 10 वर्ष की है, अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसको 5 वर्ष की, पूर्व सैनिक है तो 3 वर्ष की। इसके अलावा देखिए न्यूनतम प्रतिशत अंक, इसका भी दोस्तों प्रावधान किया गया। देखिए मान लेते हैं कोई आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 45% अंक लाना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो उसको 40% अंक लाना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड ओबीसी से संबंधित अन्य श्रेणी है, यानी कि 40% लाना उसके लिए अनिवार्य है, और इसके अलावा एससी एसटी के लिए 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर कोई दोस्तों बंदा है, अगर वो मान लेते हैं कि 40% अंक, मतलब कि 40% अंक लेके सेलेक्ट होता है तो उसको यहाँ पर दोस्तों एक तरह से रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है। अब उसको अन्य आगे जाके लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 45%, लेकिन आपने रिजर्वेशन का लाभ लेके 42% में दोस्तों आपने सिलेक्शन पा लिया है, तो फिर आपको दोस्तों आप आगे आपको मेरिट में और ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लाभ ले चुके हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो अपनी ही कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। अब आप जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं करेंगे। ये दोस्तों इसका सिंपल सा नियम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इस तरह से देखिए जो एक्स्ट्रा जो लाभ जो दोस्तों दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हम सीटीटी यूटीटी की दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे अनुसूचित जाति है तो उनको 60 में ही उनका यूटीटी सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, सीटीटी। इसी तरह से दिव्यांग है उनके लिए भी 60 अंक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका जो अन्य जाति हैं, जैसे कि हम एसटी की दोस्तों हम बात करें तो उसके लिए भी 60 ही है, लेकिन ओबीसी की अगर हम बात करें तो उनके लिए 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। जबकि अगर हम ये ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो महिलाओं के लिए 90 मार्क्स लाना जरूरी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 75, ठीक है, और अन्य के लिए 90 मार्क्स लाना दोस्तों यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको पता है कि 90 है, लेकिन भले अगर भूतपूर्व सैनिक जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसको 75 मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं अनाथ है उनके लिए भी 90 मार्क्स यहाँ पर लाया, मतलब कि उसका नियम दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो उसको बार बार आपको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ यहाँ पर मैं आपको शासनादेश दिखा रहा हूँ जिनकी मदद से आपको पता लगेगा कि भाई जैसे ईडब्ल्यूएस है तो उस पद को दोस्तों जैसे कि हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस, हालांकि ये वर्टिकल कैटेगरी का पद है, मतलब कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आता है, लेकिन क्या है कि अगर इसका कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो इसको क्या किया जा सकता है,
रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिनांक 5 फरवरी 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों और अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा और इस श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में किसी प्रकार की भी छूट अनुमन्य नहीं होगी। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से कमजोर व्यक्ति है तो यहाँ पर देखिए जो नए प्रावधान किए गए 9 फरवरी 2021 को जो नई व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस में कमजोर वर्ग का पद में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ऐसे पद को अनरिजर्व में समायोजित कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस अगर हम मेल की बात करें तो ये अनरिजर्व कैटेगरी से ही निकला है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी से ही निकला है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको ईडब्ल्यूएस में 10 पद हैं और 10 में से दोस्तों आपको 7 ईडब्ल्यूएस वाले मिलते हैं, 3 ईडब्ल्यूएस वाले नहीं मिलते, तो वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चले जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों भले ही ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। ठीक है, हालांकि वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता है, एससी एसटी का नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ मतलब ये कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो दोस्तों ये भी जो पद है ये आपके हॉरिजेंटल कैटेगरी के आते हैं। हॉरिजेंटल कैटेगरी के जो पद है मैंने आपको पहले बताया कि अपनी संबंधित श्रेणी में समायोजित हो जाते हैं, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप में ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का एक यहाँ पर थोड़ा सा एक अपवाद है। ठीक है, इसको आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, अग्रणित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि आप देखिए अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चों का जो आरक्षण है दोस्तों ये आपका कैसा है, क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह से है कि अगर कोई अनाथ बच्चे हैं अगर वो नहीं मिल पाते, ये भी आपका देख सकते हैं, ये 16 फरवरी 2022 के अनुसार है, जिनके माता पिता की उम्र अगर 21 वर्ष की अवधि में हुई होगी तो उनको क्या मिलेगा कि उत्तराखंड की सेवा में 5% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अनाथ बच्चों का बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो उस श्रेणी के प्रति उसको क्या किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों पर कोई भी योग्य उपलब्ध न होने पर उस पद को अग्रणित नहीं किया जाएगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो ये दोस्तों ये जो जियो है वो ये कहता है कि सिंपल सी बात है कि अगर अनाथ बच्चे नहीं मिल पाते हैं, अगर आपको 5 चाहिए थे अनाथ बच्चे उसमें से 2 ही मिले तो जो बाकी के 3 हैं दोस्तों वो क्या होंगे, संबंधित श्रेणी में समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपने समझना है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मेरे आखिरकार जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों किस हिसाब से बनाई जाती है। देखिए इसके मैंने आपको सारे नियम बता दिए, पूरे कानून बता दिए और इसमें जो अपवाद हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 100 पद हैं, 100 पद में से देखिए एससी को हमने बताया था कि 19% का रिजर्वेशन में उत्तराखंड की बात करें तो 19 पद जाएंगे। एसटी को दोस्तों कितने पद जाएंगे, 4 पद जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ओबीसी के तो इसको 14 पद दोस्तों निकल के जाएंगे और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों हम बात करेंगे तो इसको 10 पद निकल कर आएंगे। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, इसको दोस्तों कुल मिला के आपके 53 पद अराउंड पे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, 53 दोस्तों आप ऑन एन एवरेज मान के चलो। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन की। अब केवल मैं वुमेन वाला रिजर्वेशन लेता हूं आपके सामने, तो 30% दोस्तों इसके पद होंगे, यानी कि तकरीबन 6 पद मान लो। अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो ये आपका एक पद दोस्तों मान लीजिए वुमेन के लिए। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 पद मान लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आप 30% के हिसाब से आप 3 पद ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचेंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पर 16 पद दोस्तों यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, मतलब ये है वुमेन रिजर्वेशन के पद। ठीक है, बाकी कैटेगरी के मैं नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए जब आपकी मेरिट का आकलन होता है तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के पद हैं इनको दोस्तों भरा जाता है। ठीक है, इन जब पदों को तो हम दोस्तों भरते हैं तो जो 53 जो कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों ये होते हैं टॉप 53। ठीक है, यानी कि जिनकी मेरिट में जिनका जो क्रम है दोस्तों वो आपका क्या होता है, टॉप का होता है। ठीक है, अब हो सकता है दोस्तों इसमें आपका एससी हो, 2 आपके एससी हो, 2 एसटी हो, ठीक है, और 2 आपके इसमें ओबीसी हो जाए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी एक बंदा यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो कहने का मतलब है कि 2 मतलब कि जो 6 और एक 7 पद हैं दोस्तों ये आपके टॉप 53 में आ जाएंगे। तो इनका जो सिलेक्शन होगा एज ए जनरल दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर ये ओबीसी है, अगर इसने एज का रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिया होगा तो फिर दोस्तों ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो ये सेलेक्ट तो होगा लेकिन अपनी कैटेगरी में ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि अगर इनमें से किसी ने एक स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया होगा तो दोबारा इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो दोस्तों ये सिंपली क्या कर देंगे,
ओबीसी या हम कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे क्या करेंगे, आपकी इसकी सीट को दोस्तों एक तरह से काट देंगे, यानी कि 53 में से ये इतने पद इनको चले जाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं वुमेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो कि वुमन नहीं है, यानी कि मैं मेल की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से दोस्तों काट देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मान लेते हैं हो सकता है कि यहाँ पर कोई वुमन भी हो, जैसे वुमन के मान लेते हैं ज़्यादा मार्क्स है 53 में, मान लेते हैं उसकी 5वीं रैंक है, 5वीं 8वीं रैंक में 2 वुमन है। ठीक है, तो अब उनका क्या होगा, उनका दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी में दोस्तों सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको इसको समझना है कि अगर मान लेते हैं कि अगर 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 तक दोस्तों आपके जनरल मेल हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जिनको रिजर्वेशन नहीं है, 5वें नंबर पे महिला है, 8वें नंबर भी महिला है, तो जो 2 महिलाएं, इनका क्या होगा, ये जो 2 महिलाएं दोस्तों यहाँ पर अपने पदों को भरेंगी, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, यानी कि जो पहला पद है दूसरा पद है वो इन महिलाओं को जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो ये महिलाएं हैं इनका जो सिलेक्शन है अपने रिस्पेक्टेड कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हो निकल कर आए, कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपके 16 पद भर जाएं। तो अब अगर देखा जाए तो अगर ये जो 16 महिलाएं हैं यहाँ पर दोस्तों अगर ज़्यादा निकल कर आ जाती है, कहने का मतलब जो मेरिट है उसमें ज़्यादा निकल कर आ जाती हैं, तो क्या अब 17वीं महिला का चयन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो देखिए दोस्तों, क्योंकि यही दोस्तों वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोनों की खासियत है कि अगर कोई दोस्तों महिला जितनी सीट्स हैं 16 मान लेते हैं, तो आप वो उस पद में भरती हुई चली जाएंगी, 1 से लेकर 16 तक इनको भरते हुए आप चले जाएंगे। लेकिन अगर इसकी मेरिट में अगर ये ज़्यादा आ जाती है, मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा ही आ जाते हैं महिलाओं के, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो ये इन सीटों में से एक सीट को तो दोस्तों लेके चले जाएगी, यानी कि हो सकता है एक से ज़्यादा भी सीट्स को लेके चली जाए। होगा उनका पहले चयन अपनी ही कैटेगरी में, लेकिन फिर ये देखा जाएगा कि कितनी महिलाएं ज़्यादा हैं। तो अगर वो ज़्यादा महिलाएं होंगी मतलब कि मेरिट लिस्ट में, तो फिर उसके हिसाब से दोस्तों क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला के ज़्यादा मार्क्स हो, जनरल से ज़्यादा हो और फिर उसको दोस्तों सिलेक्शन ना मिले, और ये दोस्तों ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि ये भले ही अपनी कैटेगरी से में सेलेक्ट होंगी। अगर मान लेते हैं आपके पास केवल 16 महिलाएं हैं जो टॉप लिस्ट में, बाकी उसमें बाकी आपके जनरल दिख रहे हैं और बाकी नीचे की महिलाओं का कोई चांस नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि भैया हाँ बस 16 महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो पूरा हो चुका है। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब भी हम कैंडिडेट्स को भरते हैं इस अनरिजर्व कैटेगरी में, जो कि पूरा का पूरा योग्यता वाला है, यहाँ पर SC ST OBC कोई भी दोस्तों यहाँ पर आ सकता है, तो जब हम इसको भरते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये SC का कैंडिडेट है तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, इस सीट को ले उड़ेगा। ठीक है, या ST का कैंडिडेट है वो डायरेक्टली ले लूँगा। लेकिन अगर कोई महिला होगी तो महिला वो को हम क्या करेंगे, पहले उसी की रिस्पेक्टेड कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि उसमें उसी में ही दोस्तों उसके पदों को पहले भरा जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा महिलाएं निकल कर आती हैं, ठीक है, यानी कि 16 से ज़्यादा अगर आपकी प्रवीणता क्रम में निकल के आती हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो टॉप की महिलाएं हैं ये उसी क्रम में क्या होंगी, जनरल की सीट को लेती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 30% का जो रिजर्वेशन है वुमेन्स को जो मिलता है, यहाँ पर भ्रांतियाँ ये फैली हुई हैं कि 100 में से 30% ही महिलाएं सेलेक्ट हो सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये दोस्तों गलत भ्रांति है। 30% रिजर्वेशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी है। तो इस तरह से अगर कोई महिला है वो ज़्यादा अगर मार्क्स अगर लेके आती है, जनरल के कैंडिडेट से अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आती है, तो उसका जो सिलेक्शन है वो उसकी कैटेगरी में होगा। लेकिन अगर नीचे की महिलाएं भी अगर और ज़्यादा हैं तो उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में भी दोस्तों हो सकता है। ये दोस्तों आपका सिंपल सा इसका लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर आपके अगर हम बात करेंगे जो SC मेल हैं, ST मेल हैं, इनकी अगर बात करें तो इनकी जो सीट्स हैं दोस्तों ये अग्रणित की जाती है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। इनमें अन्य कैटेगरी के लोगों को समायोजित नहीं किया जाता। ये दोस्तों इसका सिस्टम है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले इसमें 53 लोग भरे जाएंगे। 53 लोग अगर मरे जाएंगे तो ये टॉप के 53 लोग होंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें जो वुमेन्स है तो पहले वुमेन्स को निकाल के उनकी 16 सीटों को उनको भरा जाएगा। अब हो सकता है कि वुमेन्स की संख्या अगर ज़्यादा है तो फिर ये जो 16 वुमेन्स हैं इनमें से क्या होगा, या 16 या 17 जितनी भी आपके आगे बैठेंगी, इनमें से क्या होगा, एक एक को यहाँ पर सीट मिलती चली जाएगी इनके प्रवीणता के क्रम में। तब आपकी मेरिट को देखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यही दोस्तों आपका पैटर्न होता है। तो पहले 53 भरेंगे, फिर SC ST में भी इसी तरह से मेल फीमेल इसी तरह से जैसे कि अनरिजर्व में भरेंगे, ऐसे ही दोस्तों आपके क्या होंगे, बाकी जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी दोस्तों इसी तरह से भरे जाते हैं। जैसे कि आप फिर से देख लीजिए, अगर 19 SC को अगर आपने भरना है
तो पहले आपके क्या होंगे इसमें भी दोस्तों वही होगा कि 19 में आपके क्या होंगे एससी वाले जो मेल होंगे और एससी क्या होंगे फीमेल होंगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई जो महिला है वो एससी फीमेल है, वो अगर यहाँ पर आ जाती है तो पहले वो क्या होगा अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होगी, यानी कि यहाँ पर वो रैंक 1 होगी, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अगर महिलाएं यहाँ पर निकल कर आ रही हैं तो फिर ये हो जाएगा कि भाई उनमें से कुछ महिलाओं को, जितनी भी ज़्यादा महिलाएं होंगी उनको यहाँ समायोजित किया जाएगा, अगर उनके यहाँ के एससी मेल से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का दोस्तों इनडायरेक्ट फायदा है महिलाओं को उत्तराखंड की। ठीक है, तो यही दोस्तों इस समय पर केस हुआ था कि जब स्टेट पीसीएस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या था कि 79 दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो उत्तराखंड महिला की गई थी। तो जो कैंडिडेट्स बाहर के स्टेट के थे उनको यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो 79 मार्क्स से ज़्यादा लाने के बावजूद भी वो बाहर हो गई। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड की महिलाएं थी वो तो बाहर हो गई। तो इसलिए ही दोस्तों इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस करके इन्होंने बोला कि आप किसी को आवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसको सही मानते हुए फिलहाल अभी उत्तराखंड में वुमेन रिजर्वेशन है उसमें 30% आरक्षण में फिलहाल रोक लगा रखी है। तो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोस्तों किस तरह से होता है ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।